नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गृहदाह उपन्यास का 14वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हावड़ा से गाड़ी छूटने में 10 मिनट की ही देर थी। बाहर बादलों से भरा आसमान, बूंदाबांदी का विराम नहीं। लोगों के चलने से सारा प्लेटफॉर्म कीचड़ से भर गया था। लोग गटरी मोटरी लिए किसी तरह संभल संभल कर जगह ढूंढते फिर रहे थे। ऐसे में अचला ने देखा हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस लिए सुरेश आ रहा है। अचरज और दुश्चिंता से केदार बाबू का चेहरा स्याह हो उठा। उसके पास आते ही ना आते वे चीख उठे, अरे माजरा क्या है सुरेश, तुम कहाँ चले? जवाब सुरेश ने अचला को दिया। उसी की ओर देखकर सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ना, मैंने देखा तुम्हारा उपदेश आमंत्रण किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज सवेरे आंख में उंगली गड़ाकर तुमने ना बता दिया होता तो मैं समझ ही नहीं पाता कि सेहत मेरी भी कितनी खराब हो गई है। चलो कुछ दिन तुम्हारा ही मेहमान होकर रहूं। देखो ठीक हो सकता हूँ कि नहीं, सच कह रहा हूँ ना? ठीक तो है, ठीक तो है। इसके अलावा नई जगह में हमें काफ़ी मदद भी मिल जाएगी। कहकर महीम ने अचला की ओर देखा। उसकी उस मौन और दुखी निगाह ने मानो शोर करके सबको सुनाते हुए अचला से कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा, जिसकी सेहत के लिए इतनी उत्कंठा भोगती रही। आज सुबह तक तुम दोनों ने जिस बात की चर्चा की उसकी तनिक भी खबर मुझे क्यों नहीं होने दी? इसे छिपाने की क्या जरूरत थी अचला? लेकिन अचला उधर को मुंह फेरे रही और सुरेश को कुछ समय तक विमूढ़ सा रहकर अचानक अंदर की उत्तेजना को बाहर ढकेल कर नहा के परेशान सा बोल उठा, लेकिन अब समय तो नहीं है, चलो गाड़ी पर ही बातें होंगी। चलिए केदार बाबू, कहकर केवल सामने की ओर ही नज़र किए माने सबको मानो ठेलता ही ले चला। बड़ी देर तक तो केदार बाबू भी कुछ नहीं बोले। महीम को उसकी जगह पर बैठाकर अचला को उन्होंने औरतों के डब्बे में चढ़ा दिया। केवल उस समय जब गाड़ी छूटने लगी और झुककर उन्हें प्रणाम करके सुरेश महीम की बगल में जा बैठा तो उन्होंने कहा, तुम साथ हो तो आशा है रास्ते में कोई तकलीफ ना होगी। औरत वाला डिब्बा जरा दूर है, बीच बीच में जरा खोज खबर लेते रहना सुरेश, मैं बेताब रहूँगा। कहकर उन्होंने आंसू रोकते हुए प्रस्थान किया। उनका वह उदास चेहरा, स्नेह गीला स्वर बड़ी देर तक दोनों मित्रों के कानों में गूंजता रहा। गाड़ी छूटी और सर्दी लगने के डर से महीम झट कंबल लपेट कर लेट गया, लेकिन सुरेश वहीं उसी तरह बैठा रहा। वहाँ उसकी शक्ल की तरफ गौर करने वाला कोई नहीं था। अगर होता तो देखकर कह सकता था कि आज उन दो आंखों की निगाह हरगिज स्वाभाविक ना थी। भीतर बहुत बड़ी कोई ज्वालामुखी ना रहने से किसी की आंख से ऐसी तीखी रोशनी छिटक भी नहीं सकती। पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती रुकती धीमी धीमी चाल से बढ़ने लगी। बाहर बारिश होती रही और किसी बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकने को ही तो चद्दर में लिपटा मुंह बाहर निकालकर महीम ने कहा, भीड़ तो थी नहीं, थोड़ा सो ही क्यों नहीं लिया सुरेश, ऐसी सुविधा तो हर वक्त नहीं मिल सकती। सुरेश ने चौंक कर कहा, सो रहा हूँ। उसका यह चौंकना ऐसा बेतुका और लगा कि महीम आश्चर्य से अवाक हो गया, मानो वह उससे छिपाकर कोई गुनाह कर रहा था। पकड़े जाने के खौफ से वह डर गया। इस आशंका को महीम देर तक मन में निकाल नहीं सका। गाड़ी रुक गई। अपनी स्थिति समझकर हंसी के आभास से मुखड़े को कुछ सरस बनाकर सुरेश ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम सो रहे हो। सो चौंक उठा। महीम ने केवल हाँ किया। बिना जरूरत की वह सफाई उसे अच्छी नहीं लगी। सुरेश बोला, खांसने में झपट कर दिखाता हूँ। और सुरेश दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। औरतों वाले डिब्बे के पास जाकर देखा, अचला को एक हम उम्र साथी मिल गई। वह उसी के साथ गपशप कर रही है। उसी लड़की ने पहले सुरेश को देखा और अचला को छूकर इशारा करके मुंह फेर कर बैठ गई। अचला ने पलट कर देखा। सुरेश ने पूछा, कुछ चाहिए या नहीं? अचला ने सिर हिलाकर नहीं कहा। तुम्हें पानी में नहीं भीगना है, जाओ। कहकर वह खिड़की के पास आ गई। धीमे से कहा, मेरी फिक्र की जरूरत नहीं, जिनकी फिक्र है उनका जरा ख्याल रखना। सुरेश ने कहा, उसका ख्याल? लेकिन तुम्हें खाने को कुछ पानी वानी? अचला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भीग भीग कर बीमार पड़ना चाहते हो क्या? सुरेश ने एक नज़र अचला को देखा और निगाह नीची कर ली। कहा, चाहता तो जमाने से हूँ, मगर अभागे के पास बीमारी भी तो फटकना नहीं चाहती। सुनकर अचला की कनपटी तक शर्म से लाल हो उठी, लेकिन नज़र उठाते ही सुरेश कहीं देख ना ले, इस आशंका से उसने किसी कदर इसे परिहास को शक्ल देने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, अच्छा तुम चलो तो सही, वह काम कराऊंगी तुमसे की, लेकिन बात को पूरी नहीं कर सकी। उसकी छिपी लज्जा ने इस बनावटी परिहास के बाहरी प्रकाश को बीच में ही भिड़कते हुए रोक दिया। गाड़ी छूटने की घंटी बजी। कुछ कहना चाहते हुए भी सुरेश बिना कुछ कहे चले जा रहा था कि बाधा पाकर उसने उलट कर देखा। उसकी चादर का एक छोर
अचला की मुट्ठी में है। वह फुसफुसाकर गरज सी उठी। मैंने तुम्हें साथ चलने को कहा था, यह बात तुमने सबके सामने क्यों कह दी? मुझे इस तरह अप्रतिभ क्यों बनाया? ठीक इसी बात के लिए तब से सुरेश के अंदर उथल पुथल मची थी और वह पश्चाताप से जल रहा था। इसलिए वह करुण स्वर में बोला, अनजाने मुझसे अपराध हो गया अचला। अचला जरा भी नरम ना पड़ी, वैसे ही गर्म होकर कहा, अनजाने? सबके सामने मेरी हड्डी कराने के लिए जानकारी कहा तुमने? गाड़ी चल पड़ी। सुरेश को और कुछ कहने का मौका ना मिला। अचला ने उसकी चादर छोड़ दी और वह धड़कता दिल लिए तेजी से चला गया। वह जरूर किसी तरफ निगाह किए बिना चल पड़ा, लेकिन नजरों से उसका पीछा करते हुए एक और जने की धड़कन थम जाने को हुई। अचला ने देखा अपने डिब्बे में खिड़की से बाहर सर निकालकर महीम उन्हीं लोगों को देख रहा है। अचला अब अपनी जगह पर आ बैठी। उस लड़की ने पूछा, यही है आपके बाबू? अनमनी अचला केवल हूँ करके सुनी आंखों बाहर खेत खलियान पेड़ पौधों को दिखती रही। जिस गप को अधूरा छोड़कर वह सुरेश के पास गई थी, उसे फिर पूरा करने की इच्छा न हुई। फिर गांव और गांव, शहर शहर पार होने लगा। उसके मन की कुड़न फिर जाती रही और चेहरा निर्मल और प्रशांत हो गया। फिर से अपनी हमसफर से खुशी खुशी बात करने लगी। जिस शर्म ने घंटा भर पहले उसे मायूस कर दिया था, वह याद भी ना रहा। किसी बड़े स्टेशन पर सुरेश खानसामा के हाथों चाय और खाने की चीजें लेकर हाजिर हुआ। अचला ने सब कुछ रखवाकर शिकायत करते हुए कहा, इन झंझटों के लिए तुमसे किसने कहा? तुम्हारे मित्र रतन ने शायद। अचला खूब जानती थी कि इन बातों में सुरेश किसी के कहने की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी अनमांगे इस जतन के लिए इतनी सी चिकौटी काटे बिना ना रह सकी। सुरेश होठ दबाकर हंसते हुए चला जा रहा था। अचला ने आवाज़ दी। उसके होठ पर हंसी की वह आभास अभी था ही। उसे देखते ही अचला सिर्फ फिक करके हंस पड़ी और लाज से लाल हो उठी। उस लाल आभा को सुरेश ने दोनों आंखों मानो जी भरकर पी लिया। अचला ने दरअसल पति के बारे में जानने के लिए ही सुरेश को फिर से पुकारा था कि उन्हें कोई तकलीफ या असुविधा तो नहीं है, या कोई ज़रूरत तो नहीं, एक बार आ सकेंगे क्या? एक एक कर ये बातें जानने की इच्छा थी, मगर अब एक भी बात पूछने की शक्ति ना रही। उसने बेतुकी गंभीरता से फिर इतना पूछा, हमें इलाहाबाद में गाड़ी बदलनी होगी। कितनी रात को गाड़ी वहाँ पहुँचेगी मालूम है आपको? पता करके यह कह जाएंगे मुझे। अच्छा, इतना कहकर सुरेश कुछ चकित सा हो चला गया। लौट कर अचला ने देखा वह लड़की अपनी जगह से दूर हटकर बैठी है। अपनी व्यक्ति को संभाल न पाकर अचला ने पूछा, आपके यहाँ लोग चाय डबल रोटी नहीं खाते? वह नम्रता के साथ हंसकर बोली, भला पूछती है, इस भला से कोई घर बचा है? सभी खाते हैं। तो फिर घृणा से आपकी दूर सरक गई? उसने शर्मा कर कहा, नहीं बहन, घृणा से नहीं, मर्द तो सभी खाते हैं, लेकिन मेरे ससुर यह सब पसंद नहीं करते और हम औरतों को ऐसे ही खाने छूने के मामले में मृणाल से उसकी जुदाई हुई थी। उस दिन भी वह जिस कारण से अपने को रोक नहीं सकी थी, आज भी वैसी ही एक अंतर्ज्वाला से आत्मविस्मृत हो गई और रुखाई के साथ उससे बोली, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, आप मजे में अपनी जगह पर जाकर बैठ सकती हैं। और पलक मारने भर की देर में अचला ने चाय रोटी खिड़की के बाहर फेंक दी। वह लड़की बड़ी देर तक सन सी रह गई। उसके बाद मुंह फेरकर आंचल से आंसू पहुंचने लगे। शायद उसने यही सोचा, इतनी देर के परिचित और बातचीत की जिसने कोई मर्यादा नहीं रखी, आंसू देखकर न जाने वह क्या कर बैठे। थोड़ी देर के लिए बारिश जरूर थम गई थी, मगर आसमान में बादल जमते ही चले जा रहे थे। तीसरे पहर के करीब फिर बारिश जम गई। वह लड़की इसी पानी में उतर जाएगी तैयार होने लगी। अचला से और न रहा गया। वह उसके पास जा बैठी। उसकी हथेली अपनी मुट्ठी में लेकर स्निग्ध स्वर में कहा, अपने व्यवहार पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ करें। वह हंसी, लेकिन तुरंत उत्तर न दे सकी। अचला ने फिर कहा, मेरा मन ठीक नहीं रहने पर मैं क्या कर बैठती हूँ कोई ठिकाना ही नहीं। पति बीमार है, उन्हें लेकर जलवायु परिवर्तन के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छे हो गए तो ठीक ही है, नहीं तो इस प्रदेश में क्या बीतेगी भगवान ही जानते हैं। कहते कहते उसका गला भर आया। उस लड़की ने आश्चर्य से कहा, मगर आपके पति को देखकर तो नहीं लगता कि बीमार है। अच्छा, मेरे पति इसी गाड़ी में, आपने उन्हें नहीं देखा? ये मेरे पति के मित्र हैं। वह लड़की और भी हैरान होकर चुप रही। उस समय जब उसने पूछा था, यही कि आपके बाबू हैं, तो अनमनी अचला ने हूँ कर दिया था। यह अचला को याद ही ना था, लेकिन वह ना भूली थी। सो उसके चकित होने को अचला ने अनुभव से ग्रहण किया। सुरेश से उसकी बातचीत का ढंग उसे कैसा बुरा लगा, मन ही मन इसकी कल्पना से वह लाज से मर गई और निहायत बेमानी और भद्दा सा जवाब दे बैठी, हम लोग हिंदू नहीं ब्राह्मण हैं। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो अचला ने उसका हाथ छोड़ दिया। आप चूंकि हमारा व्यवहार ठीक ठीक समझ नहीं सकती, इसलिए हमें अजीबो गरीब ना समझे। अब की वह लड़की हंसी, हम तो ऐसा नहीं सोचती। आप ही लोग बल्कि जिस कारण से भी हमसे दूर रहना चाहते हैं। यह मैंने कैसे जाना?
हमारे दो एक अपने लोग आपके समाज के हैं, उन्हीं से मैंने जाना, कहकर वह हंसने लगी। अचला ने पूछा, यह कारण क्या है? वह बोली, यह आप जरूर जानती होंगी, नहीं जानती तो समाज के किसी से पूछ कर देखिए। इसके बाद हंसकर इस प्रसंग को दबाते हुए बोली, अच्छा, अपने पति को लेकर इतनी दूर न जाकर हमारे ही यहाँ क्यों नहीं चलती? कहाँ आ रहा? वही माँ, वहाँ भी आदमी रहता है। मेरे पति ठेकेदारी करते हैं, इसलिए मुझे कभी कभी वहाँ जाकर रहना पड़ता है। मैं डिहरी की बात कर रही हूँ। सोन नदी के किनारे अपना छोटा सा घर है, वहाँ 2 दिन रहने से आपके पति चंगे हो जाएंगे। अचला के दोनों हाथ अपनी गोदी में लेकर वह उसकी ओर ताकने लगी। इस अपरिचित स्त्री की उत्सुकता और हार्दिक आग्रह देखकर अचला मुग्ध हो गई। बोली, लेकिन इसके लिए आपको पति की अनुमति नहीं होनी चाहिए? उनके कहे बिना कैसे जा सकती हैं? उसने सिर हिलाकर कहा, ऐसा भी क्या? हम सेवा करने के लिए दासी हैं, इससे क्या सब बात में दासी? क्या सोचे भी मत ऐसा, हुक्म देने में तो हम भी मालिक हैं। वह जगह आपको पसंद ना आए तो आप सीधे डिहरी चले आएँ, बिल्कुल ना सोचें। मैं कह रही हूँ, अनुमति मैं ले लूँगी, आपको क्या गर्ज पड़ी है? यह कहकर उस सुहागिन लड़की ने अपनी खुशी की अधिकता में मानो अचला को आच्छन्न ही कर दिया। गाड़ी की धीमी चाल से समझ आया कि आरा स्टेशन करीब आ रहा है। उसने फिर अचला के दोनों हाथ अपनी गोद में लेकर कहा, मेरा स्टेशन आ रहा है, मैं अब उतरूंगी, लेकिन आप सोचकर मन ना खराब करें। कहे जाती हूँ, कोई डर नहीं, आपके पति अच्छे हो जाएंगे, परंतु वचन दीजिए वापसी में एक बार मेरे घर अपने पैरों की धूली देंगी। अचला ने आंसू रोकते हुए कहा, वह सुअवसर मिला तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। सुअवसर क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। आपको मैंने पहचान लिया। मैं कहे जाती हूँ, आप कोई ऐसी भक्ति और प्यार की ईश्वर कभी उपेक्षा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अचला जवाब न दे सकी। मुंह फेरकर उसने उमड़े आंसुओं को रोका। बारिश में गाड़ी प्लेटफार्म पर लगी। उसका देवर वहीं खड़ा था। उसने आकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके कान के पास मुँह ले जाकर अचला ने चुपचाप कहा, अपने पति का नाम तो नहीं लेंगी? आप जानती हूँ, मगर आप अपना नाम तो बताइए। अगर कभी आऊँ तो आपको ढूंढूंगी कैसे? उसने जरा हंसकर कहा, मेरा नाम राक्षसी है। डिहरी में जिस बंगाली लड़की से भी पूछेंगी मेरा ठिकाना बता देगी, मगर दोनों जने एक बार आइए, मेरे सिर की कसम मैं राह देखती रहूँगी। सोन के किनारे पर ही मेरा घर है। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर अचला को नमस्कार किया और भीगती हुई चली गई। भाप की गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। अभी अभी शाम हुई थी, किंतु वर्षा के साथ हवा के झोंकों ने दुर्योग की इस रात को और भी भयंकर कर दिया था। खिड़की के शीशे के बाहर देखते देखते उसकी आंखें खुल गई। उसे यह लगने लगा कि इस सूची भेद अंधेरे ने उसके आदि अंत को ग्रास कर लिया है। प्रकाश और आनंद का मुखड़ा अब कभी नहीं देख सकेगी। जीवन में अब इसे छुटकारा बंद नहीं। साथीहीन सूने कमरे में एक कोने में जाकर चादर लपेटकर आंखें बंद किए वह लेट गई। अब उसकी दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह आंसू आखिर क्यों थे? उसका दुख आखिर क्या है? यह भी नहीं सोच सकी, परंतु रुलाई भी किसी तरह रोक नहीं सकी। आबाद लहरों सी वह उसके कलेजे को चूर चूर करती हुई गरजने लगी। पिता की याद आई, बचपन की सहेलियों की याद आई, फूफी की भी याद आई और मृणाल की भी याद आई, और अभी जो लड़की राक्षसी के नाम से अपना परिचय दे गई उसकी भी याद आई। यहाँ तक कि नौकर जदू भी मानो उसकी नज़र में आने जाने लगा। उनके मन में ऐसी ही पीड़ा होने लगी मानो वह जिंदगी भर के लिए सबसे विदाई लेकर निरुद्देश्य यात्रा पे निकल पड़े। लगातार यूँ रोते रोते अगले स्टेशन तक में उसका वेदना विकल हृदय कुछ शांत हो गया। वह उठकर आकुल सी देखने लगी। शायद कोई स्त्री मुसाफिर इस आफत की रात में उसके डिब्बे में आ जाए। भीगते भीगते कोई कोई उतरे, कोई कोई सवार भी हुए, पर उसके डिब्बे के पास कोई नहीं फटका। गाड़ी छूट जाने के बाद एक गहरी श्वास भरकर वह अपनी जगह पर लौट आई। उसकी और सिर से पांव तक चादर लपेटकर पड़ी रही। अब की किसी अचिंतनीय कारण से थी। जिस दिन जलवायु परिवर्तन का प्रस्ताव हुआ था उस दिन भी उसने ऐसा ही स्वप्न देखा था। आज भी वह उसी प्रकार अपने बीमार पति को याद करके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करके एक अजानी जगह में आनंद और सुख शांति का जाल बुनते बुनते विभोर हो गई। वह कब तक और कितनी देर तक सोई पता नहीं। एकाएक अपना नाम सुनकर चौंक कर उठ बैठी। देखा दरवाजे के पास सुरेश खड़ा है और खुले दरवाजे से हवा के झोंके के साथ हवा पानी ना आकर अंदर प्लावन सा कर रखा है। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, तुम्हारा बैग कहाँ है? अचला की आंखें तब भी नींद से बोझिल थी, लेकिन उसे याद आया जबलपुर के लिए इलाहाबाद में गाड़ी बदलनी है। अपना बैग उसे दिखाती हुई वह हड़बड़ाकर उतर पड़ी। बोली, इस पानी में उन्हें कैसे उतारिएगा? यहाँ पालकी वालकी कुछ नहीं मिलती, ऐसे तो बीमारी बढ़ जाएगी सुरेश बाबू। सुरेश ने क्या जवाब दिया बारिश में समझ में नहीं आया। एक हाथ में बैग और दूसरे में अचला का हाथ कसकर पकड़े वह उधर प्लेटफार्म की ओर लपका। वहाँ गाड़ी खुलने को थी।
पहले दर्जे के एक सूने डिब्बे में अचला को ढकेलते हुए बोला, तुम बिस्तर की ओर बैठो, मैं उसे ले आऊं। तो मेरी यह मोटी चादर लेते जाइए और उन्हें अच्छी तरह उड़ाकर लाइए। अचला ने अपनी चादर सुरेश के बदन पर फेंक दी। वह तेजी से चला गया। जहां तक नजर जा सकी अचला सामने देखती रही। दूर दूर के खंभों पर स्टेशन की रोशनी जल रही थी, पर इस घोर बारिश में रोशनी इतनी अस्पष्ट और थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मुसाफिर पानी में दौड़ रहे थे, सिर पर बोझा लिए कुली आ जा रहे थे। रेल कर्मचारी परेशान से सब बस धुंधली छाया सी ही दिख रही थी। धीरे धीरे वह भी विरल हो गया। स्टेशन की घंटी जोरों से बज उठी और जिस गाड़ी से अचला अभी अभी उतर कर आई थी, खौफनाक अजगर की तरह झकझक की आवाज़ से आकाश पाताल कपाती हुई प्लेटफॉर्म से निकल गई। सिर्फ अंधेरे के सिवा सामने कोई व्यवधान ही न रहा। फिर घंटी बजी। अचला ने समझा कि यह घंटी इस गाड़ी के छूटने की है, लेकिन वे लोग चढ़ गए कि नहीं, कहाँ चढ़ गए, सामान सब लदा या नहीं, कुछ भी न जान पाकर अचला चिंतित हो गई। कंबल ओढ़े, हाथ में नीली लालटेन लिए एक प्यादा तेजी से सामने से गुजरते हुए देखकर अचला ने पुकार कर कहा, सारे मुसाफिर चढ़ गए कि नहीं? पहले दर्जे का डिब्बा देकर वह ठिठक गया। बोला, जी मैम साहब। अचला कुछ निश्चिंत हुई। समय पूछा, उसने बताया 9 बज के। 9 बज के? वह सुनकर अचला चौंक उठी। लेकिन इलाहाबाद पहुंचने में तो बहुत रात लगभग बीत जाती है। अकुलाकर पूछा, इलाहाबाद? लेकिन वह आदमी खड़ा नहीं रह पा रहा था। ऊपर शेड नहीं था, फिर गाड़ी की छत से छींटे उड़कर उसके नाक मुंह में सुई चुभो रहे थे। हाथ की रोशनी को तेजी से हिलाते हुए मुगल सराय कहता हुआ वह चला गया। सीटी बजाकर गाड़ी गई। इतने में उसके सामने से दौड़ते हुए सुरेश कहता हुआ गया, डरो मत, मैं बगल के कमरे में हूँ।